हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम नीट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और हम आपके साथ में चल ही रहे हैं, ठीक है। किस चीज को लेकर? पीवाईक्यू का निचोड़। आशा करता हूँ सारे के सारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि सर समय हमारे पास कम। तो पहले सारे विद्यार्थी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मैं उनको एक छोटा सा कंडीशन बोलूंगा। पहली बात तो आपको पैनिक नहीं होना है, पूरे सिलेबस को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। आप एक एक चीज को, जो आपके नोट्स हैं, कोई नया ना पढ़ें। आप बिल्कुल बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नया ना पढ़ें। आप पुराना जो आपका नोट्स है या आपने जो भी चीज का सोर्स यूज किया है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने। और सर एक चीज और है, जो जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो उनसे ये चीज, टेस्ट जो है बेसिकली बेटा, वो आपका एक वीकनेस बताती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, कि आपकी किस टॉपिक पे वीकनेस है और किस टॉपिक पे वीकनेस नहीं है। क्योंकि टेस्ट के दौरान अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। फिर उसको रिवाइज करना है, फिर उसको अटेम्प्ट करना है, यही चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जो पेपर आना है एनटीए का, नीट के लिए, वो किसी को भी नहीं पता है कि किस प्रकार का तरीका रहेगा, क्या है। बस आप एक अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आज किस चीज में हम क्या कर रहे हैं, आज हम करेंगे मोशन इन प्लेन, समतल में गति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मोशन इन प्लेन यानी कि समतल में गति, इसका थोड़ा सा स्टैट देखना चाहते हैं। स्टैट देखना क्या चाहते हैं, पहले समझो ध्यान से क्या है कि भाई, यहाँ पर हर एक चैप्टर के बारे में आपको ये बहुत इजी पड़ेगा कि वो चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, क्या जरूरी है। सर इसमें यार देखा जाए ना, 2021 से लेकर 2022 के बीच में अगर बात की जाए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2021 में इस टॉपिक से बेसिकली क्या है, दो क्वेश्चन आए और 2022 में भी दो क्वेश्चन आए। लेकिन 2020 में ना एक भी क्वेश्चन नहीं आया किसी भी टॉपिक से। इवन इससे पहले 2019 में एक क्वेश्चन आया था। तो कह सकते हैं कि इसमें जो इसका जो प्रॉपर क्राइटेरिया बैठता है जो क्वेश्चंस का, वो सीधे एक चीज बोलता है कि भाई इसमें ना एक क्वेश्चन से लेके दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसका मतलब 4 से 8 नंबर का ये प्रश्न आएगा। ये चैप्टर आपको दे रहा है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो सबसे पहले है वेक्टर, जिसको आप क्या कहते हो, सदिश। हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सदिश। सदिश में बेसिकली क्या है, यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि आपको क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर दो की बात चल रही है। तो इस पर देखते हैं, इस पर एक टॉपिक बनता है। दूसरा बनता है मोशन इन प्लेन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जहां पर आपका बिल्कुल जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण जो होता है, वो बेसिकली क्या होता है, त्वरण जो होता है वो नियत रहता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है, यानी कि हम बात करेंगे प्रक्षेप गति की, प्रक्षेप गति की। देन उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या है, अब पहले आपने जो सापेक्ष गति देखी थी वो वन डायमेंशनल की देखी थी, क्योंकि हमने ये टॉपिक कहां पर देखा था, ये टॉपिक बेटा हमने कहां पर देखा, ये टॉपिक हमने 1D में देखा था, ठीक है। अब बेटा प्यारे बच्चों ये क्या है, 2D में भी आया है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन के टॉप में आया है, यानी कि आपको जो वर्तुल गति होगी उस रूप में आपको बात करनी है। फिर हमने इसके बाद ये देखा है कि भाई इसमें जो टॉपिक पे क्वेश्चन तो आए हैं, ये तो ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा प्रक्षेप पढ़ लेना, तो आपके मन में एक सवाल तो ये आएगा कि सर उसमें क्या पढ़ लें, वेक्टर बोला तो क्या क्या पढ़ लें, ठीक है। तो ये अभी लास्ट टाइम पे हम, मेरा मेरा और हमारी पूरी टीम का कंडीशन क्या है कि पीवाई की का निचोड़ का कंडीशन ही यही है कि सबसे पहले हमको ये पता चल जाए कि उस टॉपिक में पढ़ना क्या है, किस तरीके से किस जगह पे क्वेश्चन आएगा। बाकी सारे हम, बाकी आपको क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, दूसरा क्या है, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है ये भी बता रहे हैं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप घबराओ नहीं, आप बस खाली परेशान मत हो, आप बस खाली तैयारी करो बैठ के, आप इस समय बस खाली रिवीजन करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करूं, तो यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मोड ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। यानी कि जोड़ है, सब्ट्रैक्शन है, मोड ऑफ वेक्टर्स है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मोशन इन टू डायमेंशनल फ्री फॉल की अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई चीज नीचे गिर रही है या कुछ ऊपर जा रही है, तो उसकी ऊपर की कंडीशन होगी। दूसरा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो सर आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जब बात करेंगे, हम इसको पढ़ाएंगे, तो देखेंगे आप तीन चीजों की आप बात करते हैं, ऑब्लिक की, इंक्लाइंड की और हॉरिजॉन्टल सरफेस की आप बात करते हैं। फिर ये रिवर और मैन प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम बिल्कुल भी परेशान ना हो, इनके किस तरीके से फॉर्मूले यूज करने हैं, तो क्वेश्चन के साथ में हम इनके फॉर्मूले भी ड्राइव करना सीखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में बैठेंगे तो अप्रोच करना है।
दूसरा क्या है, मोशन इन डायमेंशन फ्री फॉल का एक क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम आया, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई मोटा मोटी कि प्रोजेक्टाइल तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप प्रोजेक्टाइल की बात करोगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डायरेक्शन, यानी कि सबसे पहले आपका ये बहुत जरूरी है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चन आपको यहाँ तो दिखेंगे नहीं, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ से अलावा बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर कुछ राशि, कुछ भौतिक राशि सदस्य होती हैं, तो उनके क्वेश्चन उस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको लगेगे कि वो वेक्टर के हैं, अमूमन वो वेक्टर के नहीं होते हैं, वो बेसिकली होते किसी और चैप्टर के हैं। तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। सबसे पहले हम इस टॉपिक का पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या एमसीक्यू आए हैं। अगर यहाँ पर 2018 में कोई एमसीक्यू दिखता है, लेकिन फिर भी हमें एक पता चलने कि वेक्टर में क्वेश्चन आया किस प्रकार का है। फिर हम बात करेंगे किसका, मोशन इन प्लेन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम प्रोजेक्ट वन बाय वन हम चलेंगे, इसको भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे जैसा हमारी फिजिबिलिटी है, क्योंकि हम वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम थोड़े थोड़े में आपकी चीजें कर रहे हैं, जिससे आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिले। अभी तक आप सोच लीजिए कि हमने यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट कराया, जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कराया, उससे सब 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 और 2 हो गए 7, और 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, मैक्सिमम मान के चलते हैं, तो हो गए कितने, 9। तो सोचिए आप, जो मैंने आपको बोला ना, आपके जो मार्क्स हैं आएंगे उतने के उतने ही, इस बात को समझिएगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस रिवाइज करना है। तो चलिए देखते हैं कि वेक्टर के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरीके के देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके किस में, एमबीए में, जो आपके नीट एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल इज मूविंग, यानी कि कोई वस्तु जो है, यहाँ पर लिखा है पार्टिकल, पार्टिकल को बोलते हैं बेटा वस्तु। ठीक है, कोई वस्तु जो मूव करती है, सच दैट, ऐसे मूव करती है कि उसकी जो पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन। बेटा जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, यानी कि विस्थापन की बात करते हो, तो बेटा हमेशा आप याद रखना किसकी बात करोगे, पोजीशन की, यानी चेंज इन पोजीशन। पोजीशन यहाँ पर अगर वर्ड बोलो तो पोजीशन का मतलब यहाँ पर बेटा होता है एक्स, वाई और जेड। किसी भी चीज के एक्स वाई जेड जो होंगे, अगर वो चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे। हो सकता है वो एक्स की तरफ जाए, हो सकता है वाई की तरफ जाए, हो सकता है जेड की तरफ जाए। इवन अगर हमने बात करी है प्लेन, इसका मतलब ही होता है 2D, यानी कि हम 2 प्लेन की बात करेंगे, या तो बेटा आप इन दोनों की बात करोगे, या इन दोनों की, या इन दोनों की। यानी कि आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, तो ये बेसिकली एक समतल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका इधर एक्स मान लोगे, वैसे वाई मान लोगे। अब सारे बच्चों से अगर मैं ये बात कहूं कि मेरे भाई, अमूमन ये चीज आपको पहली बार नहीं लगेगी कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप इसे एक्स और इसे वाई को लिखते हो, तो अमूमन आप शायद पता है नहीं पता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बेटा एक्सिस होती है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है, और ये होती है डिपेंडेंट। तभी तो मैथ वाले ये सारे लोग यही तो लिखते हैं y = fx, यानी कि x की वैल्यू रखोगे तभी तो y मिलेगी, यानी कि x आपका इनपुट होगा तभी y आउटपुट होगा। ये हमेशा याद रखना। तो कभी आपको जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन है, ठीक है, कोई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आ गया, तो आपको पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी कंडीशन कहां पर होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब है आउट, इनपुट और आउटपुट, यानी कि ये इनपुट एक्सिस है और ये आउटपुट एक्सिस है। तो इसी तरीके से हमसे बोला है कि इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, जो x, y के रूप में दी हुई है। तो सर हम क्या करते हैं, इस तरीके से आपकी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, चलो x, y में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 मीटर और 3 मीटर होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप इसे बेसिकली i भी लिखते हो, इसे j लिखते हो, और इसे बेटा k लिखते हो। ये बात समझ में आती है। चलो अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि 2 मीटर और 3 मीटर क्या है, जब टाइम उसका 3 है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ले लो 1 2 3 4, ये ले लो। ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्लस है आपके। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 2 है और ये यहाँ पर बेटा 3 है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ की पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2i + 3j हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे टाइम 0। फिर अगला क्या है कि इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर, आप आराम से देखें। तो उसके भी पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएंगे भाई, 6i + 7j, ये मिल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। तो वहां से वहां तक आपको 2 सेकंड मिलते हैं, यहाँ पर t = 2 सेकंड आपका टाइम है। अनदर कंडीशन है 13 मीटर एंड 14 मीटर। तो इसका मतलब अगला जो है वो 13 मीटर और 13i +
14G ये हो जाता है। और उस वेक्टर की मतलब टाइम कितना दिया 5 सेकंड। तो आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है कि भाई एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी, भाई एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी होगी। अब एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये पहली बात तो समझनी है। तो देखिए यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो अभी तो फिलहाल इसको देखते हैं कि इसका और फाइनल इसका, हम इन दोनों का देख लेते हैं कि कितनी कंडीशन पे हमारी चीजें मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो जब आपको ध्यान होगा कि वेक्टर को जब मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, पहले समझ लेते हैं। जैसे r1 की वैल्यू हमें दी हुई है a1i प्लस b1g, और r2 की वैल्यू कर दी हुई है a2i प्लस b2g। तो होता क्या है बेटा, सीन ये है कि आपको फाइनल माइनस इनिशियल निकालना होगा। तो ये फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल है, जब आप इसको करने जाओगे तो r2 माइनस r1 करोगे तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1i प्लस b2 माइनस b1g। ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से चीजों को स्टेप क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि इस प्रकार से चीजें रहेंगी। तो अब होता क्या है कि उन्होंने यहाँ से 0 से लेकर 5 यानी कि इसी से आपका ये है और इसी से ये वाली कंडीशन है, तो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस आपने ले ली। ठीक है, उसने पूछा भी है ना t0 to t5 सेकंड, तो आप इसकी बात तो करोगे नहीं, इसमें आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, बस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सीन यहाँ पर ये बनता है कि आपको ये इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5 सेकंड को और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो आप कुछ ना करें, आप बस बेसिकली 13 में से 2 घटाएं आई। ठीक है, दूसरा आप एक काम करेंगे 14 में से 3 घटाएंगे, किसमें घटाएंगे 14 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, 14 में से 3 घटाएंगे और यहाँ पे जेल लेंगे। ठीक है, 14 में से 3 घटाने के बाद तो यहाँ पर जो भी आएंगे उसका ही आप मैग्नीट्यूड ले लोगे। तो उसका मैग्नीट्यूड लेने की कोई जरूरत यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखना है टाइम की कंडीशन। ठीक है, आपको वेक्टर और डायरेक्शन नहीं निकालना है सर, ये होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर अपने लिखेंगे टाइम, तो 5 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 5। तो ये कितने हो गए बेटा, ये हो गए आपके 13 में से 2 गए तो 11 बचे, और यहाँ 14 में से 3 गए तो कितने बचे 11। तो अब यहाँ पर इसका मतलब 11/5, इसका मतलब इसका आंसर कितना है 11/5। इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि बेटा जो नीट के एग्जाम वाले हैं, जो नीट निकाल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सर ऐसा नहीं है ये एग्जाम आपके लिए बहुत टफ है, ये एग्जाम सिंपल है, ऐसा नहीं है। आपको जो फिजिक्स का हुआ है, ठीक है कि फिजिक्स बहुत टफ है, सर सबसे बड़ी चीज है आपने अभी तक प्रयास नहीं किया है। जब प्रयास नहीं करा है, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि अमूमन जितने बच्चे मैं देखता हूँ तो सारे के सारे क्या है 360 नंबर की बायोलॉजी है, वो उधर की तरफ अपने एफर्ट लगाते हैं। फिर होता क्या है, अब आप ये भी समझिए कि जो बच्चा नीट का एग्जाम देने जा रहा है तो उससे नीट के एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चन कम क्यों होते हैं, उसका कारण है, कारण यह है कि बेटा वो 3 घंटे का ही पेपर, 3 आवर का ही पेपर, 3 आवर में बेटा आपको उसको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायोलॉजी भी करनी है। अब इनके लिए क्या होता है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है 90, यहाँ पर है 45, यहाँ पर है 45, तो बच्चा अपना पूरे का पूरा एफर्ट लगाता है इसको, यानी कि इन 90 क्वेश्चन को करने के लिए वो बेसिकली यहाँ पे 180 मिनट मिलते हैं। अब इस 90 क्वेश्चन को करने के लिए वो लगभग 100 मिनट ले लेता है या 90 मिनट ले लेता है। अब इनको करने के लिए भी वो लगभग मान के चलिए कि करीब 50 मिनट यहाँ पे ले लेता है। तो भैया बचे कितने आपके पास 30 मिनट, आपको क्या मिले 30 मिनट बचे। बेसिकली ये तो मैं जजमेंट बता रहा हूँ, तो हो सकता है ये कई सारे बच्चे इसको 120 मिनट भी ले लें, 2 घंटे में कर रहे हैं, और यहाँ पे 45 ले लें, तब ये 165 हो जाता है। अब बेटा बचे 15 मिनट, तो मुझे आप खुद ही बताओ 15 मिनट में आप फिजिक्स के क्वेश्चन करोगे कितने। इसीलिए अमूमन जितने भी बच्चे मिलते हैं, तो ये एक कारण है उनका सर वो 600 वाला कट ऑफ नहीं निकलता, क्योंकि सर उन्होंने इस चीज के लिए पर्याप्त समय रखा ही नहीं है। जब पर्याप्त समय नहीं है, और उस पर्याप्त समय में अब ये थ्योरेटिकल तो है नहीं, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर सिंपल है, लेकिन उस टाइम होता क्या है कि कम समय होता है, पैनिकनेस ज्यादा होती है। तो भाई मेरे कई सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं कि 1/2 प्लस 1/2 को 1/4 भी लिख के आते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में आपको करते हैं तो ये गलतियां होती हैं। तो इसीलिए क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में आप करें, आप धीरे धीरे पूरे सिलेबस को ध्यान से करें, ये भी बताया जाएगा कि आपको पूरा पेपर अप्रोच कैसे करना है, समझिए। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 6 वेक्टर्स आपको यहाँ पर गिवन है, ये आपको 6 वेक्टर्स दिखते हैं। अब इन 6 वेक्टर में आपको बोला है कि a थ्रो f मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। 6 वेक्टर में 6 सदिश दिए हुए a थ्रो f, यानी कि a से लेके f तक के आपको वेक्टर दिए हैं।
तो इन्होंने बोला कि सबकी गणना के हिसाब से आप ये बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो वेक्टर के साथ में क्या है कि बेटा वेक्टर में अगर आपने ये वेक्टर ए है, मतलब मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, तो जब इसे आप जोड़ने जाओगे ना तो याद रखना, तो जोड़ते किधर है बेटा, ये वेक्टर की टेल होती है, ये क्या होती है बेटा, टेल, ये वेक्टर का होता है हेड। तो याद रखना जब भी किसी वेक्टर को आप जोड़ते हो, वेक्टर की डायरेक्शन को मतलब करते हैं, तो याद रखिएगा वो टेल से हेड की तरफ करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और वेक्टर की कंडीशन ये है कि ये है तो ये आपको सब जगह ऐसे ही दिखाई देगा, आप कहीं भी ले जाओ, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज करने से तो सीन खराब हो जाएगा। वेक्टर से एक चीज और भी समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को इवन आप चाहो तो सर्च मार लेना कि व्हाट इज वेक्टर, तो ये भी आपको मतलब डेफिनेशन गलत देखने को मिलती है कि वेक्टर क्या है। तो इवन कई सारे बच्चे बोलते हैं सर जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, जिनके साथ में मैग्नीट्यूड यानी कि जिनके साथ में परिमाण और दिशा होती है वो वेक्टर कहलाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा सर आप जब लेंगे, आप जब सर्च करेंगे तब ये रिजल्ट आएगा, लेकिन ये परिभाषा गलत है। जब तक वह बीजगणितीय यानी कि सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करेगी तब तक वह राशि बीजगणित मतलब वेक्टर नहीं कहलाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो बेटा डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होती है किसके साथ भी, किसके साथ, करंट के साथ, लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी राशि वेक्टर है, कौन सी राशि स्केलर है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। जिन राशियों के साथ में बेटा दिशा परिमाण ही होता है यानी कि मैग्नीट्यूड ही होता है तो उनके साथ में बेसिकली स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियां कहलाती है, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप सारे लोगों के पास जितने भी तैयारी कर रहे हैं आपको सबको पता होगा इस बार 21 लाख फॉर्म डाले गए, 21 लाख फॉर्म डाले गए, तो इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा है और सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सबके पास में मैग्नीट्यूड है, लेकिन जिस बच्चे के पास बिल्कुल सही दिशा होगी, सही डायरेक्शन होगी सर, वो नीट में एडमिशन लेगा एमबीबीएस की सीट पर, इस बात को समझिएगा। तो बस यहां पर हम अगर इसे लिखें तो ये बन जाता है a प्लस बी, इसी को आप रिजल्टेंट बैठते हो, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो इन सब में आप बताओ कि इन सब में जोड़ के बताओ कि कौन सी वाली सही बैठी। देखो ये तो क्लियर है, ये ऐसा, ये देखो ऐसे है तो इसको उठा के जब ले सकते हैं और फिर इसको उठा के ऐसे ले सकते हैं, ये तो यानी कि ये तीन जो दिख रहे हैं आपको, ये तीन मास है, ये तीन मास है, हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, देखो ये डी है, ठीक है बेटा, ये डी है, ये बेटा ई है और ये बेटा आपका क्या है एफ, इस बात को समझ पाए। तो जब आप करने जा रहे हो तो करने जा रहे हो क्वेश्चन को तो बहुत अप्रोचेबल तरीके से समझिए, ठीक है, कि जब आप ऐसे करोगे तो ये रिजल्टेंट है तो एफ, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा डी प्लस ई, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि एफ बराबर डी प्लस ई, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मेरे नाम सी, इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है और वो क्या है कि द एंगल बिटवीन, यानी कि आपको क्या बताना है, कोण, अपने या मेरे अंदर नहीं, क्वेश्चन का कि कोण क्या है मेरे लाल, कि बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में आपको क्या बताना है, क्या बताना है, एंगल, कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। अच्छा, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12 और 18 यूनिट, हम मान लेते हैं ये 12 यूनिट दिया हुआ है और ये बेटा 18 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि दो वेक्टर हैं उनके साथ में ये चीज आपके मिल रही है, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। जो बच्चे बेटा थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, जिनको बेसिकली ख्याति प्राप्त है, वो समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, 18 यूनिट हो गई। अच्छा, उन्होंने बोला व्हेन देयर रिजल्टेंट इज 24 यूनिट, उनका अगर रिजल्टेंट 24 यूनिट है तो बेटा बताओ, तो कहीं ना कहीं ये बेटा किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया बेटा किसका, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि रिजल्टेंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहां पर थीटा, ठीक है, ये फाइंड कर लो, नो प्रॉब्लम सर, आपको तो एंगल बताना है। तो देखो r की वैल्यू आपको गिवन है, r की वैल्यू आपको गिवन है 24, तो 24 का कर लो स्क्वायर, तो 24 का 4 4 16, 1 4 दूनी 8 8 8 और 1 8 8 16 और 1 17, 1 2 दूनी 4 और 1 5 76, 24 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आप a का स्क्वायर कर लो, a का 12 है तो ये बेटा किसका हो गया r स्क्वायर, a स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर हो जाएगा 144, और बेटा 18 b का स्क्वायर कर लो, b का 18 होता है तो बेटा 20 का कितना होता है
400, तो कितना होगा ध्यान से देखो, जब भी ऐसी चीज आए नहीं स्टार्ट नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, 8 8 64, तो यहाँ पे 6 8 8 8 8 16 16 और 6 22 2 1 1 कम 1 और 2 324, यानी कि b स्क्वायर बराबर 324। इस प्रकार से आपका a स्क्वायर भी आ गया, इस प्रकार से आपका b स्क्वायर भी आ गया, इस प्रकार से r स्क्वायर भी आ गया। तो आपने कुछ नहीं करा, आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी, यहाँ पर कितनी रख दी 576, तो 576 बराबर कितना बेटा 144, 144 324 और 2 गुणा 12 गुणा 18 और cos थीटा। तो फाइनल अगर आप इसको करोगे तो फिर इसको आप जोड़ोगे भी, जोड़ने के बाद बेटा इस राशि को इधर लेके आओगे तो नेगेटिव हो जाती। तो कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं उन्हें ये भी नहीं पता इस प्लस की राशि को इधर लेके जाएंगे, तो कोई बात नहीं, नीट में बेटा फॉर्म भरने का आपको अधिकार है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या है कि आप इसको माइनस में ले जाओ, कोई समस्या नहीं है सर, आप एक बार पेपर तो देख ही लोगे अगर ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। 576 में से अब यहाँ पर आपको घटाना है कि कितना बचेगा, तो फाइनल जब आप cos थीटा की तरफ जाओगे, तो cos थीटा की तरफ जब जाओगे तो फाइनल आपके सीन बनेगा कितना, जब 12 और 18 की गुणा करोगे और 2 की गुणा करोगे तो ये पूरी की पूरी राशि है कि 432, और यहाँ से घटा दोगे तो इसका मतलब होगा 108/432। अब कई सारे बच्चों की बड़ी समस्या, बहुत समस्या कि भैया ये आंसर जो है वो आएगा कितना। अब थीटा तो कर लिया, तो अब इसकी राशि तो हमें पता नहीं है कि भाई कितना होगा, भाई 2 दूनी 4 कर लेंगे, 2 एकम 2 कर लेंगे और 2 चौक 12 कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे 54 कर लेंगे, और क्या कर सकते हो भाई इसको और आधा कर सकते हो, 27 कर लोगे और 2 एकम 2 0 2 8 16, और क्या कर सकते हो बताओ, और बताइए क्या कर सकते हैं भाई, 3 से काट सकते हो भाई, 3 ने 9 दिया 27, ठीक है, और 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 3 चौक 12, तो इसका मतलब cos थीटा की जो वैल्यू हो गई वो cos थीटा की वैल्यू तो है वो 1/4 है, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/4। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास भाई वैल्यू तो है नहीं कि cos इनवर्स 0.25 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, और 0.25 की वैल्यू है, और सब बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि सर इसका मान कितना होगा, क्योंकि बेटा देखो मान कैसे आपके नीट में आया, मैंने नहीं बताया, ये आपके नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको प्रॉपर आंसर देना क्या है। अच्छा सर बताओ कि भाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, तो वो कितनी होती है 0.5, कितनी होती है 0.5। अच्छा cos 60 की वैल्यू 0.5 होती है, चलो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब 0.5 से 90 की तरफ जाओगे तो चीजें कम होंगी नहीं होंगी, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे तो इसका मतलब कुछ सोचो कि cos 60 की वैल्यू 0.5 है और cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप जैसे cos 70 की वैल्यू करोगे, ठीक है 90 और 70, तो जाहिर सी बात है ये लगभग लगभग इनके बीच में आ जाएगा। तो देखो ना बात ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो कि भैया जितना यहाँ पर डिफरेंस होगा उतनी डिफरेंस तो 75 ले लो ना, और 75 तो cos 75, हम ये नहीं बोले ये आंसर है, लेकिन आप खुद सोचो कि जैसे जैसे हम वैल्यू एंगल की बढ़ा रहे हैं ये वैल्यू भी कम होती जा रही है, तो इसीलिए देखो आपके सामने ये आंसर है। सर दैट्स द कॉन्सेप्ट जो आपको अपने तरीके से करना, इसी को बोलते हैं कि आप कितनी अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके जाते हो, कितना आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हो, किसी से भी नहीं होगा, अगर एग्जाम में जाएगा वो दिक्कत में रहेगा, ये एंगल तो हमने पढ़े ही नहीं है, तो सर यहाँ पर वो आपसे क्या इंटेंड कर रहा है, आपसे चीजें कर रहा है डिमांड कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व करो, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी रूप में क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बोल रहे हैं कि इफ ए यूनिट वेक्टर, कोई भी इकाई सदिश जो है, यूनिट वेक्टर को बेटा हिंदी में इकाई सदिश कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एक वेक्टर आपको गिवन है, एक वेक्टर दिया हुआ है और इन्होंने बोली है कि भैया वैल्यू सी की बता दो कि सी की वैल्यू कितनी होती है। भाई मेरे यहाँ पर इन चाचा जी की क्या डिमांड है, इनकी मांग क्या है, इनकी मांग ये है कि इन्हें किसी तरीके से सी का मान दे दो, ठीक है, नहीं तो ये अपना सीना पटक पटक के मर जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, कोई भी वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर, क्योंकि उसने बोला यूनिट वेक्टर है ना, बहुत ध्यान से, कोई भी इकाई सदिश है तो यूनिट वेक्टर आपको समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है ये यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बहुत ध्यान समझना, तो उसकी वैल्यू हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे 0.5 आई है, ये 0.8 जे है और सी के है, ये बात समझ पा रहे। अब यूनिट वेक्टर की अगर हम बात से पूछे,
अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बात करें, जैसे भैया इसकी बात कर रहे हैं वेक्टर की, अगर हम मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो एक आ जाएगा, ये बात समझ पाए। तो हम दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, भाई दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड ले लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, तो 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा, 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा, 80 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होने की वजह क्या है, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, कोई भी चूर्ण जो है वो कार्य नहीं कर पाएगा, उसके पीछे का कारण क्या है ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि सर ये है कि ये है रूट और यहाँ पर है स्क्वायर, और वो भी स्क्वायर 5 का नहीं करना है, इसमें करना है कितने का बेटा, इसमें करना है 0.5 का। तो आप परेशान क्यों, मैं आई एम हियर नो फियर बेटा। 0.5 को 5/10 का लिखो स्क्वायर, ये लिखो 8/10 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बेटा समझ में क्लियर। हर मर्ज की दबा लेके चलो बेटा, 25/100 प्लस 64/100 बटे c स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो बेटा सब जगह लो एलसीएम, ठीक है, इस जगह एलसीएम, तो इस जगह एलसीएम लेने के लिए इसे 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे गुणा करोगे तो नीचे के सब सेम आ जाएंगे, फिर सबको जोड़ दोगे, फिर 100 की मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, तो 100 बराबर 25 प्लस 64 बराबर c स्क्वायर गुणा 100, ये आ जाएगा। अब 25 और 64 मिलकर होते हैं कितने, 25 और 64 मिलकर होते हैं मेरे लाल 89, 25 और 64 मिलकर होते हैं 89, और 100 में से 89 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 11 मेरे 11, ठीक है, 11 बचेंगे, और ये c स्क्वायर और 100। अब इस 100 को नीचे लाओगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा, और 100 से जब इससे करोगे तो याद रखना 2 जीरो है, तो 1 2 यहाँ पे लगाना बिंदु, ठीक है, पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.11, इसको इधर उठा के ले जाओ तो बेटा ये इसे ढस लेगा, और इस तरीके से ये ऐसे ढस लेगा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और c की वैल्यू आ जाएगी 0.11, ठीक है। सर आंसर कोई बड़ी बात नहीं बताना, हाउ टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, आप किस तरीके से करेंगे, आपके माइंड में किस प्रकार से कंडीशन रहेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, मैं पूछूं कि आपको कुछ क्वांटिटी मुझे बतानी है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन आपका बताओ, अच्छा एक चीज और भी बताओ तुम्हें कि वेक्टर की कंडीशन बहुत अच्छी है कि कौन से क्वेश्चन कब आया है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। कि जैसे ये क्वेश्चन में भी अगर हम देखना चाहें कि भाई कब कब क्वेश्चन आया, तो मैं आपको बताऊं ये सर 2014 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन जो है अपना 2010 में क्वेश्चन आया था, ये अपना 2010 में क्वेश्चन आया था। जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो बेटा आपका 1999 का क्वेश्चन है। अपनों को बस ये देखना है कि जब से ये पेपर चल रहा है डॉक्टर बनाने का, ठीक है, आपको तब से इन्होंने प्रश्न पूछे किस प्रकार के हैं, और ये भी 1999 में आया था, 1999, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि आप ये बताएं कि कौन सी राशि है वेक्टर और कौन सी राशि नहीं है। जैसे आपको पता है कि वर्ग यानी कि कार्य जो है वो बेसिकली कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं आपको हमेशा तरीका बताता हूँ, जैसे कार्य है तो वर्ग आप कहीं से भी करा लो, ठीक है। आप वर्ग हमेशा जो चीजें हैं तो वर्ग की जो कंडीशन है, ठीक है, तो वर्ग दिशा जहां पर एक ना रहे, एक डायरेक्शन में ना रहे, तो आप हमेशा समझ लेना उस क्वांटिटी के बारे में। आप थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी आपने हमेशा इन चीजों को सुना होगा, आपने पढ़ते हुए देखा होगा, तो बेसिकली आप ये समझना कि हमेशा उसका प्रभाव अगर सब जगह पड़ रहा है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, अगर उसका प्रभाव एक ही डायरेक्शन में पड़ रहा है तो बेटा वो एक क्या होगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे अगर मैंने अपनी उंगली इस बोर्ड की तरफ करी है तो इसका मतलब मैं एक डायरेक्शन में, इसका मतलब फोर्स लगा रहा हूं किस पर, इस पूरे एरिया पर, तो इसका मतलब ये बोल रहा हूं ये बेसिकली क्या है, ये एक बेसिकली क्या है, एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसीलिए फोर्स एक क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। बाकी हम और भी कुछ देखेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, पार्ट 2 के साथ हम आएंगे, ठीक है, सारी चीजों को देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था वेक्टर, तो घर पर जाकर आपको ये रिवीजन करना है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, और मैं आपको बोलूंगा कि आप इस सीरीज को कई दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि सर अगर ये आज के लिए बहुत यूजफुल है तो आप इसे देखें, बार बार देखें, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं जा रहा है। आपको कोई भी वीडियो बनेगी उनके लिए कोई चार्ज नहीं जाएगा। आप अमूमन बहुत देखते होंगे कि इसकी ये फीस है, ये फीस है, ये फीस है, लेकिन सर एक चीज और भी है,
अमूमन हम भी चीजों को देखते रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कई सारे बच्चे ना पढ़ने की जगह पर कई सारे लोगों में कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं। तो सर ये सब कुछ नहीं करना है, बस मेरे लाल पढ़ना है, क्योंकि जो आपका मेन उद्देश्य है, ठीक है, डॉक्टर बनने का या जिस कोर्स की तैयारी करने गए हो, आप बेसिकली आप उसी की तैयारी करें। क्योंकि सर 1 साल के परिणाम या 1 साल की तैयारी, 1 साल की जितनी भी मेहनत है, जितनी भी समस्या उठाओगे, आगे के आपके जो 50 60 साल 70 साल है, वो पूरे के पूरे अच्छे कर देगी, सेट कर देगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे बोलता हूं अलविदा।